यस, अब आप पूछोगे, बच्चा बताएंगे। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? गुड मैम। आफ्टरनून मैम। फाइन मैम। ओके, जस्ट टेल मी वन थिंग। अब आप मुझे सुनाओगे डायरेक्ट एज ऑफ मेजॉरिटी क्या होता है? व्हाट इज एज ऑफ मेजॉरिटी? सृष्टि सुनाओ। हाँ जी। In India, the age of majority is regulated by Indian Majority Act 1875. Every person who has attained the age of 18 is said to be major. Said to be major. मैम एक लाइन बता दो। आप इसको और अच्छे से याद करोगे बिकॉज ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं थे जैसे सृष्टि सुनाती है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी फॉर नेसेसिटीज, बुक खोलो अपनी और फर्स्ट पॉइंट खोलो। इसमें साथ के साथ आप लिखोगे जो चीज इम्पोर्टेंट है, जो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज लिखी होनी चाहिए। पॉइंट है आपका liability for necessities. The case of necessities supplied to a minor. ये केस है जिसमें नेसेसरीज सप्लाई की जा रही है माइनर को, मतलब वो सारी चीजें जो बहुत जरूरी होती हैं उसको जीने के लिए। एंड टू एनी अदर पर्सन who such minor is legally bound to support is governed by section 68 of the Indian Contract Act. अब इसका मतलब क्या है? ओके ओके, कुछ गलत हो गया। एक मिनट लग गया, मैं ठीक कर देती हूँ। नेसेसरीज में हमने जनरली क्या दिखा है? रोटी और स्टमक हमारे खाना चाहिए, कपड़े फूड अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, मकान अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम सनलाइट। ये कहा जाता है रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीजें हैं जो नेसेसिटी है हमारे लिए, जीने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें कंफर्ट जोन की, ये एसी हो गया, फ्रिज हो गया या फिर कार हो गई, ये सब चीजें हमारी नेसेसिटीज में नहीं आती। these three things are available. अब अगर ये तीन चीजें अवेलेबल हैं तो अ पर्सन कैन लिव, एक इंसान जी सकता है आराम से। बट नाउ रूल्स फॉर नेसेसिटी हैज बीन वेरी मच चेंजेस, बहुत ही खतरनाक हो गए हैं। और इन केस ऑफ माइनर हम और डिटेल में पढ़ेंगे। इन केस यू वांट टू प्रोवाइड माइनर फूड, अगर आप माइनर को प्रोवाइड करना चाहते हो फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन, शेल्टर, रहने के लिए जगह, तो सेक्शन 68 आपकी हेल्प करेगा, आप ये सब प्रोवाइड कर सकते हो। A claim for necessities, a claim for necessities applied to minor is enforceable by law. अगर हम नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं माइनर को, ठीक है, तो वो एनफोर्सेबल है बाय लॉ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ, इफ आई से टू ए, अगर मैं ए को कहती हूँ कि एक्स जो माइनर है वो बहुत ही गरीब है,
वो बहुत ही उसकी पुअर कंडीशन है, उसको पढ़ाई में हेल्प कर दो। तो ए जो है बहुत ही रिच इंसान है, उसने कहा ठीक है, मैं माइनर को उसने प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको साइड नेसेसरी चीजें पढ़ाई से रिलेटेड प्रोवाइड करूंगा, ना ही आपको स्कूल में एडमिशन दिलवाऊंगा, बल्कि स्कूल ड्रेस का खर्चा, वाटर बॉटल, शूज, बुक्स, कॉपी, टेक्स्ट का जो भी खर्चा आएंगे मैं उन सबके लिए पे करूंगा। आपने ये सब ऐसे कह दिया, अगले दिन आप भूल गए हर चीज जो आपने कहा था कि आपको स्कूल में ना ही सिर्फ एडमिशन बल्कि शूज, वाटर बॉटल, बैग, ईच एंड एवरीथिंग, बुक्स, कॉपी सब कुछ देंगे। नेक्स्ट डे माइनर वेट करता रहा कि आप आओगे और उसको सप्लाई करोगे ये सारी चीजें जो आपने प्रॉमिस की थी। अब आपने सप्लाई की नहीं तो माइनर बहुत ही परेशान होगी, कंफ्यूज होगी कि वो क्या करे। तो उसने क्या किया, माइनर या उसका लीगल गार्जियन, माइनर और हिज लीगल गार्जियन, एक सेकंड रुको, माइनर या उसका लीगल गार्जियन वो बहुत ही कंफ्यूज हो गए व्हाट ही शुड डू, कि उसको अब क्या करना चाहिए। तो बस सुन लो कि माइनर ने और उसके लीगल गार्जियन ने सोचा कि चलो एक केस फाइल कर देते हैं। उन्होंने केस फाइल कर दिया अगेंस्ट, ओके ओके, अगेंस्ट मिस्टर फोर्स। अच्छा, माइनर अगले दिन ये सॉरी माइनर अगले दिन ये सारी चीजें भूल गया। तो सॉरी माइनर के नहीं, मिस्टर ए सारी चीजें भूल गए। तो माइनर ने सोचा कि अब मिस्टर ए सब चीजें भूल गए हैं, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस तो किया था, तो अब मैं उनके खिलाफ केस कर सकता हूँ। तो वो क्या करते हैं, लीगल गार्जियन जो होते हैं माइनर के, वो मिस्टर ए के अगेंस्ट केस कर देते हैं। मिस्टर ए प्रॉमिस किया था कि वो प्रोवाइड करेंगे समथिंग और नाउ ही इज नॉट प्रोवाइडिंग। उन्होंने कहा था वो प्रोवाइड करेंगे, वो नहीं प्रोवाइड कर रहे। ये एक वैलिड केस है, माइनर केस कर सकता है उन सब चीजों के लिए जिसके लिए आपने क्लेम किए हैं, प्रॉमिस किया है, बिकॉज ये बिकॉज इट इज विद रिस्पेक्ट टू माइनॉरिटी नेसेसिटीज, क्योंकि ये सब चीजें नेसेसिटीज में आती हैं। मतलब अगर आप ही किसी को प्रॉमिस कर रहे हो कि नेसेसिटीज वाली चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और आप अगर नहीं प्रोवाइड करते, तो माइनर के ऊपर ये के पास ये राइट है कि वो आपके अगेंस्ट केस कर सकता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट वो केस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड माना जाएगा। बात क्लियर हुई यहाँ तक, यस और नो? मेरे को दोबारा बता दो। हाँ, आर्यन एक स्वयं पहले तो अपनी वीडियो ऑन करो, फिर मैं बताती हूँ क्या होता है। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी कि नहीं? नो मैम। सुन लो तब तक। द केस ऑफ नेसेसिटीज applied to a minor, द केस ऑफ नेसेसरीज, सिर्फ नेसेसरी चीजें अगर सप्लाई करने की बात हो रही है, सप्लाई टू अ माइनर और टू एनी अदर पर्सन हु सच माइनर इज लीगली बाउंड टू। अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो माइनर को, फॉर एग्जाम्पल आपकी कांवली बाई है, ठीक है, उसका जो बेटा है वो माइनर है, आपने उससे प्रॉमिस किया, कितना प्यारा बच्चा है, मैं एक काम करूंगा, मैं आपको जितनी पढ़ाई का खर्चा है सारा प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि कांवली इतना अफोर्ड कर सकती है कि बस वो खिला ले अपने परिवार को, वो पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकती। तो आपने कहा कि मैं पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा इसका सारा, आपने उससे प्रॉमिस किया। द केस ऑफ नेसेसरी सप्लाई टू माइनर, या फिर कोई और पर्सन जो जैसे कि लीगल गार्जियन हो गए, whom such minor is legally bound to support is governed by section 68, की सेक्शन 68 आपकी हेल्प करेगा। मतलब आप किसी भी माइनर की नेसेसिटीज के लिए, सिर्फ नेसेसिटीज के लिए हेल्प कर सकते हो, और सेक्शन 68 आपकी हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या था कि आपने एक इंसान जो इसका नाम ए था, वो बहुत ही रिच था, उससे कहा कि ये जो बच्चा है ये बहुत ही पुअर है और ये अफोर्ड नहीं कर सकता पढ़ाई, तो आप इसकी हेल्प कर दो। ठीक है, तो मिस्टर ए ने क्या किया, उसने कहा ठीक है, वो एग्री कर गया इस बात को। उसने कहा, उन्होंने मिस्टर एक्स जो छोटा बच्चा था एक से उससे प्रॉमिस किया कि मैं तुझे नेक्स्ट डे स्कूल में ना ही एडमिशन दिलाऊंगा, बट
बुक्स, कॉपीज, शूज, वाटर बॉटल, स्कूल बैग, इवन लंच बॉक्स, एवरीथिंग, हर चीज मैं तुझे प्रोवाइड करूंगा। तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे वो वेट कर रहा होता है कि दैट अंकल आएंगे, मिस्टर ए आएंगे और उसको प्रोवाइड करेंगे, बट मिस्टर ए अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो सारी चीजें प्रोवाइड करना भूल जाते हैं। अब एक्स जो है बहुत परेशान रहता है, वो कहता है पापा से कि पापा वो अंकल तो आई नहीं। तो अब माइनर या उनके फादर के पास ये राइट है कि वो केस कर सकते हैं। उन्होंने केस फाइल कर दिया कोर्ट में। अब क्या हुआ, जब उन्होंने केस फाइल कर दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना गया और कोर्ट ने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया। तो इसमें क्या है, द केस फॉर नेसेसरी सप्लाई टू माइनर एनी अदर पर्सन whom such minor is legally bound to support is governed by section 68 of a valid contract। मतलब ऐसे केसेस में अगर आप किसी को क्लेम करते हो या किसी को प्रॉमिस करते हो कि आप प्रोवाइड करोगे, आपने प्रोवाइड नहीं किया, तो वो आप पर केस कर सकता है। अब नेक्स्ट देखो, अ क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी कि अगर आपने क्लेम किया कि हाँ प्रोवाइड करोगे नेसेसरीज किसी माइनर को, तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। बट a minor is not liable for any price that he may promise and never more than the value of necessaries। लेकिन अगर किसी ने ठीक है, किसी मिस्टर ए ने सारी नेसेसरीज का प्रॉमिस किया था, अगर मान लो उन्होंने कार का भी प्रॉमिस कर दिया जो नेसेसरी नहीं है, एसी का कर दिया, तो माइनर लाइबल नहीं है। उस केस में वो केस नहीं कर सकता एक्स पर, ठीक है, सिर्फ वो नेसेसरीज के लिए ही केस कर सकता है। there is no personal liability of minor। इन केस कोई गलती हो जाती है माइनर से, कोई भी गलती हो जाती है, तो उस केस में माइनर जो है पर्सनली लायबल नहीं होगा, लेकिन उसकी सिर्फ कुछ रिकवर करना है तो उसकी प्रॉपर्टी से किया जा सकता है। कैसे प्रॉपर्टी से, ठीक है, अब देखो, बट अ माइनर इज नॉट लायबल फॉर एनी प्राइस दैट ही मे प्रॉमिस एंड नेवर फॉर मोर देन द वैल्यू ऑफ नेसेसरी। अच्छा, माइनर ये हो सकता है कि माइनर आया, उसने कहा प्लीज मुझे 2 टाइम का खाना दे दो, मैं आपके यहाँ काम करूंगा, कार साफ करूंगा, लॉन साफ करूंगा, ग्रोसरी लेके आऊंगा, ये सब लेके आऊंगा। आप बहुत खुश हो गए कि मुझे फ्री में सर्वेंट मिल रहा है, 2 टाइम का खाना करना है, कौन सी बड़ी बात है। आपने कहा ठीक है, तू कल से आ जाइए। बाद में क्या हुआ, वो काम कर रहा है, आप उससे खाना खिला रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा हुआ कि वो काम नहीं करता। लेटर ऑन इफ यू आर प्रोवाइडिंग हिम फूड, बाद में अगर वो काम करता है, मतलब 10 काम है उसमें से 5 ही करता है, तब भी आपको जरूरी है कि आप उसको मनी या फूड जो भी आपने जैसे भी कहा था उसको प्रोवाइड करोगे। आप उसको मना नहीं कर सकते। इवन अगर वो कोई काम नहीं भी करता ना, 10 में 10 नहीं करता, तब भी आप लीगली बाउंड हो कि आप उसको खाना या फिर मनी प्रोवाइड करोगे। अगर नहीं प्रोवाइड करोगे तो ही कैन फाइल अ लीगल केस अगेंस्ट यू, आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। इन केस मैम, उसने कोई इसमें कुछ काम नहीं रिटर्न भी किया। की नीड नहीं होती? क्या चीज? नहीं, इस केस में रिटर्न की नीड नहीं होती। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइव केस बताती हूँ। एक्चुअली में मेरी जो काम वाली है, ठीक है, उनकी जो बेटी है, ठीक है, उसने मुझे कहा कि दीदी मैं ना आपका एक्स्ट्रा काम कर दूंगी घर में, जस्ट बिकॉज आप थोड़ा बिजी रहते हो, तो कपड़े तय करना या फिर बर्तन लगाना, ये सब काम, तो आप मुझे बस क्या करना, एक टाइम का खाना दे देना दोपहर को जब मैं मम्मी के साथ आऊंगी। तो मैंने कहा मुझे तो कोई इशू नहीं है बच्चे, तू खा लियो खाना, और ये सारा काम वो करने के लिए तैयार हो गई। अब मान लो किसी दिन किसी टाइम उसका मन नहीं किया, है तो बच्ची हो, उसने नहीं किया काम, तो ऐसा नहीं है कि मैं कह दूंगी कि नहीं आज मैं तुझे खाना नहीं दे रही क्योंकि तुमने काम नहीं किया। बात को समझो, प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? खुद सोचो कि जो काम इंसान रोज आपके यहाँ काम कर रहा है, रोज आ रहा है, एक दिन अगर वो नहीं करता या मान लो 3-4 दिन भी नहीं करता, तो आप क्या उसे खाना नहीं दोगे? तुम्हें खुद ही कितना बुरा लगेगा। और लॉ में भी ये चीज मना है, वैसे तुम तो खुद ही नहीं करोगे, बट लॉ में ये चीज मना है कि अगर मैंने नहीं दिया, उसको फूड नहीं प्रोवाइड किया जो मैंने उसको प्रॉमिस किया था, तो मुझे लीगली केस फाइल कर सकती हो मेरे ऊपर। बच्ची नहीं कर सकती, लेकिन उसकी गार्जियन जो उसकी मदर मेरे ऊपर केस कर सकती है कि हाँ मैम ने प्रॉमिस किया था वो प्रोवाइड करेंगी फूड, नाउ शी इज नॉट प्रोवाइडिंग। ये क्वेश्चन था क्या कहते हैं,
हाँ, रिटर्न में इसकी जरूरत नहीं होती। ये कुछ ओरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ओरल कॉन्ट्रैक्ट मैंने कहा आपको वैलिड होते हैं। रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट कब जरूरत है? इंश्योरेंस केस में। अच्छा, अब मैंने बताया था रजिस्ट्री करानी होगा घर की तो रिटर्न भी नहीं चलेगा, ओरल भी नहीं, रिटर्न भी नहीं। आपको क्या कराना पड़ेगा? रजिस्टर के बाद साइन कराने पड़ेंगे। इन केस ऑफ मैरिज सिर्फ रिटर्न नहीं, सिर्फ रजिस्ट्री नहीं, साथ में 2 विटनेस भी चाहिए होंगे। मीन्स हर केस की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होते हैं, ठीक है, लेकिन ओरल भी वैसे ही वैलिड। अगर रिटर्न वैलिड होते हैं तो ओरल भी वैलिड होते हैं। हमने कितनी बार पढ़ा कि मैंने आपको कहा कार परचेज कर लो, आपने कहा ओके मैम, ये भी तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट था बट ये वैलिड था। इन केस ऑफ आपने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया या मैंने परफॉर्म नहीं किया, अपना प्रॉमिस पूरा कंप्लीट नहीं किया, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रैक्ट था ये तब भी। शशि ठीक है बच्चे? Yes, ma'am. ओके। अच्छा, मैक्सिमम मनी आप कितने पे कर सकते हो यहाँ इज रिस्ट्रिक्टेड टू, लिमिटेड टू नेसेसिटी। आप उस बच्चे को, माइनर को, जो आपके घर खाना खाने 2 टाइम का खाना खाना है, या फिर आप मान लो उसे पैसे दे रहे हो, तब उतने ही पैसे दे सकते हो जो उसकी नेसेसिटी के इक्वल है, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ माइनर बट ओनली हिज प्रॉपर्टी। इन केस कोई केस हो गया जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि माइनर जो है, माइनर ने कुछ ऐसा काम किया कि माइनर लायबल हो गया। अभी आगे कहाँ पाएगा कि वो लायबल हो गया, तो उसमें उस केस में उनकी उसकी पर्सनल, उसकी वो पर्सनली लायबल नहीं होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो लायबल होगी। अब आप कहोगे मैम माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, उसकी प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? ही कैन नॉट डू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट ही कैन बी बेनिफिशियरी। लेकिन वो बेनिफिशियरी हो सकता है। ही कैन गेट प्रॉपर्टी, वो उसे प्रॉपर्टी मिल सकती है फ्रॉम एनीवन इन हिज नेम। फॉर एग्जाम्पल, फादर ने एक प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, ही इज नॉट डूइंग कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। 2 पीपल डूइंग कॉन्ट्रैक्ट, 2 पीपल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि माइनर को प्रॉपर्टी मिल जाए। In which minor is getting property, he can be party to the contract for the sake of benefits only. You can sell and recover money, but you cannot help minor liable. स्वयं ऑन करो बेटा वीडियो अपनी, और सृष्टि आप भी ऑन करो। आप प्रॉपर्टी बेच सकते हो माइनर की और रिकवर कर सकते हो जो भी आपको पैसे चाहिए, लेकिन आप माइनर को पर्सनली लायबल नहीं कर सकते, उसको परेशान नहीं कर सकते। अच्छा, बुक में देखो, पहले हम यहाँ तक सारा रीड कर लेते हैं ये कहता क्या है। कुछ नहीं समझ आया तो पूछना। द केस ऑफ नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर, टू सप्लाई टू अ माइनर, नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर और टू एनी पर्सन, वो पर्सन whom such minor is legally bound to support is governed by section 68 of the Indian Contract Act. Next is a claim for necessaries supply to a minor is enforceable by law. अगर आपने क्लेम किया है, प्रॉमिस किया है कि आप सप्लाई करोगे नेसेसरी किसके, माइनर को, तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। इन केस आपने नहीं प्रोवाइड करी तो आपके ऊपर केस हो सकता है। ओके, क्लियरली विजिबल है? कुछ कट तो नहीं रहा? कट रहा है मैम। कट रहा है, आप देखो अभी भी, अब ठीक है? हम थोड़ा सा जूम कर लो। वैसे हमारे जूम पास करने बुक्स पे, हैं। हाँ, वेल एंड गुड, बुक्स हैं तो चलो तुम बुक में भी देखो और इसमें देखो। चलो अब देखो, कट तो नहीं रहा बट जूम नहीं है, क्लियरली विजिबल है कि नहीं है? बताओ, आज स्वयं पढ़ाऊं कि नहीं? अब ठीक है? यस मैम ठीक है। कट रहा है कि नहीं? हम थोड़ा सा कट रहा है, वो बुक में देख लेंगे। चलो कोई नहीं। अब देखो, बट अ माइनर इज नॉट लायबल फॉर एनी प्राइस दैट ही मे प्रॉमिस
and never more than the value of necessaries. बट अगर माइनर को कोई प्रॉमिस किए कि उसको अदर नेसेसरीज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेसेसरी उसको कोई चीज प्रोवाइड की जाएगी, तो वो उस केस में केस नहीं कर सकता कि हाँ आपने मुझे प्रोवाइड नहीं की. देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ माइनर बट ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लायबल. कोई पर्सनल इन केस ऑफ माइनर कोई डिफॉल्ट करता है तो माइनर को आप पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकते. अगर उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है सिर्फ वो ही लायबल हो सकती है. आप उस प्रॉपर्टी को सेल करो और जो भी आपको रिकवर करना है आप उसको रिकवर उस अमाउंट का रिकवर कर लो. अब नेक्स्ट आता है टू रेंडर्स माइनर्स एस्टेट लायबल फॉर नेसेसरीज टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड. अगर आपने माइनर की किसी भी मतलब नेसेसरीज के लिए अगर आपने किसी को लायबल ठहराना है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. अब क्या है वो दो कंडीशन? द कॉन्ट्रैक्ट ओके. फॉर एग्जाम्पल एक माइनर है, एक फादर ने क्या किया उनके नाम पर उसके नाम पर एक प्रॉपर्टी कर दी. अब माइनर जो है प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता और उसके फादर की फॉर एग्जाम्पल डेथ हो गई. तो एक फ्रेंड मतलब एक फादर के जो फ्रेंड थे मतलब उसके जो अंकल थे उन्होंने कहा कि आप माइनर हो, आप प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, आप कुछ अर्न नहीं कर सकते, अपनी लिविंग नहीं कमा सकते. आप एक काम करो, आप मेरे घर आ जाओ, मेरे घर पर रहो, खाना खाओ, मेडिकेशन की मैं हेल्प करूंगा, फूड शेल्टर एवरीथिंग मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सब कुछ. और जब आप मेजर हो जाओगे और ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी इस तरीके से कि आप उसको सेल भी कर सकते हो. तो आप एक काम करना, आप वो प्रॉपर्टी सेल करना और जो भी खर्चे मैंने आपके आज से लेके करूंगा बड़े होने तक वो सारे खर्चे आप मुझे खर्चों की पेमेंट कर देना. ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं. दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड. ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें दोनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं. कौन सी दो कंडीशंस? कि टू रेंडर माइनर्स एस्टेट लायबल टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. अगर अपने माइनर को लायबल ठहराना है माइनर की एस्टेट को यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. जो कॉन्ट्रैक्ट है मस्ट बी फॉर द गुड्स रीजनेबल नेसेसरी. कॉन्ट्रैक्ट उन गुड्स के लिए होनी चाहिए जो रीजनेबली नेसेसरी है फॉर द सपोर्ट इन द स्टेशन ऑफ लाइफ, जो कि बहुत जरूरी है उसकी लाइफ के लिए मतलब उसको जीने के लिए. द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी, और ये भी जरूरी है कि ये ना हो कि माइनर के पास ऑलरेडी वो सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप उसको दोबारा प्रोवाइड करो तब आप लायबल नहीं होगे. फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसके फादर के फ्रेंड ने कहा कि मैं आपको सारी नेसेसरी सप्लाई करूँ, उसके पास सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, फिर एक और अंकल आते हैं वो कहते हैं मैं भी आपको सप्लाई करूंगा, तो उन अंकल जो दूसरे अंकल हैं वो लायबल नहीं होंगे. मतलब उनको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी. वो एसेट में से माइनर के एसेट में से जो भी है एक्सपेंस नहीं ले सकते. तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि आप अगर माइनर की हेल्प कर रहे हो तो रीजनेबली नेसेसरी के लिए सप्लाई करो और दूसरा जो सप्लाई कर रहे हो वो उसके पास ऑलरेडी नहीं होना चाहिए. Both the conditions are satisfied. Education, food, you are providing a reasonably good, no matter how much property है. कोई बात नहीं उसके पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो वो उसको बेचकर वो बेच तो सकता ही नहीं है. वो एजुकेशन से नहीं कर पाएगा. सिर्फ प्रॉपर्टी एक लैंड है ना, वो रेंट पर जा सकती ना कुछ हो सकता. ही कैन डू एजुकेशन अदर नेसेसरी ही कांट डू, मतलब वो इसे सब चीजें नहीं कर सकता. He does not have abundant supply of necessary if he has land or property that is not source of. अगर उसके पास land और property है तो वो source of income नहीं होगी. ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी जो उसके पास है शायद वो रेंट पे भी जाए और बिके भी ना, क्योंकि वो एक माइनर है. ये एक रीजन हो सकता. ऐसे ही बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि अगर किसी के पास लैंड है, फॉर एग्जाम्पल अगर सृष्टि के पास कोई लैंड है, ठीक है, सृष्टि के पास कोई लैंड है और उसके मम्मी पापा ने सोचा कि इस लैंड को बेच के जो इसके दादाजी ने इसके नाम पर करी थी, ठीक है, या परदादा जी ने करी थी, उसको बेच के हम सृष्टि के लिए जो भी एक्सपेंस है वो कर दें, ठीक है. वो प्रॉपर्टी जो है
सृष्टि सेल नहीं कर सकती। ओके, एग्जांपल कर दोगे, इसको छोड़ दो कि अगर माइनर जो है प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, इवन रेंट में जा सकती, जो भी है प्रॉपर्टी जैसी है, वो कैश तो नहीं जनरेट करी, तो अगर कैश जनरेट नहीं करी तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होते हैं कि बड़ा होके बच्चे को, माइनर को, अपने अंकल को वो सारे एक्सपेंसेस जो पे करे वो पे करने ही पड़ेंगे। एक्सपेंसेस जो ने पे करे वो माइनर को उन्हें पे बैक करने ही पड़ेंगे। Necessaries means those things that are essentially needed by minor. Essentially needed by minor. They cannot include luxuries or costly items or unnecessary articles जैसे कि कार, AC और gold. But food, education, car, clothing, etc. These are necessaries. ये necessaries है. The whole question turns up the minor's status in life, utility rather than ornament is criteria. पूरा जो क्वेश्चन है टर्न्स अप द माइनर स्टेटस इन लाइफ, माइनर का स्टेटस क्या लाइफ में, यूटिलिटी पे फोकस करना है रेदर देन ऑर्नामेंट। अब ये नहीं है उसको गहने वहने ये सब चीजें प्रोवाइड करनी है, ठीक है, उसकी यूटिलिटी देखनी है कि क्या क्या चीजें उसके लिए जरूरी है, हमें फोकस करना है उसकी यूटिलिटी पर, उसकी नीड्स पर रेदर देन ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स आर लग्जरी, ऑर्नामेंट लग्जरी होते हैं, आप उनके बिना रह सकते हो, बट नेसेसरीज फूड नेसेसिटी होता है, उसके बिना नहीं रह सकते। ओके, अभी हम पढ़ते हैं टू रेंडर्ड माइनर एस्टेट पॉसिबल। ओके, अगर आप माइनर की एस्टेट यानी कि माइनर की प्रॉपर्टी को लाइबल यानी कि उसको बेच के कुछ रिकवर करना चाहते हो, टू कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि अगर आप माइनर को कुछ प्रोवाइड कर रहे हो तो उसकी नेसेसिटी के लिए होना चाहिए, किसी और चीज की लग्जरी के लिए नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो आप उसे सप्लाई कर रहे हो ऑलरेडी उसके पास नहीं हो, वो ऐसा हो कि आप उसे जो सप्लाई कर रहे हो उसके पास उस चीज की एक्चुअल में कमी हो। बताओ, समझ आया आपको? एक बार रीड करना है, बताओ। सृष्टि अपना कैमरा ऑन करो बेटा, जल्दी। आ रहे ना आप भी? अच्छा, एक चीज देखो, नेसेसरी मीन्स दोज थिंग्स दैट आर एसेंशियली नीडेड बाय माइनर। हमें पता है नेसेसरी का मतलब वो चीजें जो कि बहुत जरूरी है माइनर के लिए। दे कैन नॉट इंक्लूड लग्जरीज, नॉर्मल इंग्लिश है, दे कैन नॉट इंक्लूड लग्जरीज और कॉस्टली और नेसेसरी आर्टिकल्स, ये सब चीजें नहीं इंक्लूड होंगी। नेसेसरी एक्सटेंडेड टू ऑल थिंग्स, necessities extended to all such things that are reasonable person would supply to an infant. In that case, in that class of society to which the infant belongs. Expenses on minors education, अगर आप माइनर की एजुकेशन में या फिर फ्यूनरल सेरेमनी में करोगे, come within the scope of necessities, ये भी necessities में आएंगे। The whole question turns upon the minor status in life, utility पे फोकस करना है rather than ornament is criterion। अब ये देखो, श्रुति being a minor purchased a laptop, okay, for her online classes for 70,000 on credit from a shop, but her assets could pay only 20,000. The shopkeeper could not hold Shruti personally liable and could recover only the amount recoverable through her assets up to the amount of 20,000, sorry। एक बार इसकी रीडिंग करो पूरे की और मुझे बताओ, कुछ नहीं आता तो मैम समझ नहीं आया क्या था, कुछ नहीं आता तो हाँ जी बच्चे पूरे याद करना होगा। अच्छा, इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो इम्पोर्टेंट नहीं है कि केस ऑफ नेसेसरीज जो है सप्लाई टू माइनर, अगर हम सप्लाई करते हैं माइनर को या किसी और पर्सन को जो लीगली बाउंड है, वो 68 में आता है। क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू माइनर वो एनफोर्सेबल वाला लॉ है, बट माइनर लायबल नहीं है फॉर एनी प्राइस दैट ही मे प्रॉमिस एंड नेवर फॉर द मतलब नेसेसरी से ऊपर उसको अगर कुछ प्रॉमिस किया है तो उसके लिए वो लायबल नहीं है। देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ माइनर, और
तीनों अलग अलग, मतलब हर सेंटेंस में, हर बात में अलग अलग बातें हो रही है कि पहले आप किसी को नेसेसरी माइनर को सप्लाई करनी है तो आप उसे सप्लाई कर सकते हो, सेक्शन 68 आपको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर आपने सप्लाई नहीं करी तो माइनर आप पे केस कर सकता है। तीसरी बात ये कह रहा है कि आप किसी भी इंसान को लायबल नहीं कर सकते नेसेसरी से ऊपर को सप्लाई करने के। चौथी बात वो कह रहा है कि माइनर को आप कभी भी पर्सनली लायबल नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी को लायबल कर सकते हो। वो कह रहा है कब आप उसकी प्रॉपर्टी को लायबल कर सकते हो, आप उसकी प्रॉपर्टी को तब लायबल कर सकते हो जब आप उसको नेसेसरी जो सप्लाई कर रहे हो एक्चुअली में वो रीजनेबली नेसेसरीज में ही आता है, और वो सब चीजें उसके पास ऑलरेडी नहीं है। अब नेसेसरी का मतलब क्या है? नेसेसरी का मतलब है वो चीजें जो कि एसेंशियली नीडेड है बाय द माइनर, वो इंक्लूड नहीं करते लग्जरीज। नेसेसरी एक्सटेंड टू ऑल सच थिंग्स एज पर्सन वुड। नेसेसरी वो सारी चीजें हो जाती हैं जो एक इंसान सप्लाई करेगा इन्फेंट को। अब डिपेंड करता है कि इन्फेंट किस कैटेगरी का है, ठीक है, क्या क्या उसकी नीड है एक्चुअली में इन्फेंट की। और एक्सपेंसेस अगर आप कर रहे हो माइनर की एजुकेशन में या उसकी फ्यूनरल पे, ठीक है, तो भी आप उसकी फॉर एग्जाम्पल माइनर की डेथ हो जाती है कुछ भी, अगर आप उसकी फ्यूनरल पे खर्चा कर रहे हो या उसकी एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हो, ये दोनों चीजें नेसेसरीज के स्कोप में आते हैं। अब पूरा क्वेश्चन है कि माइनर का स्टेटस क्या होता है। अब हमें फोकस करना है यूटिलिटी पे रेदर देन, क्योंकि यूटिलिटी जो है वो नेसेसरीज है लेकिन ऑर्नामेंट जो है वो लग्जरीज है, उस पर फोकस नहीं करना। अब एग्जाम्पल लगता है श्रुति एक बच्ची है, वो माइनर है, उसने परचेज किया लैपटॉप जिसकी वैल्यू थी 70,000, ठीक है, ऑन क्रेडिट। लेकिन उसकी जो एसेट्स थे वो सिर्फ 20,000 ही उसको, मतलब शॉपकीपर जो 20,000 ही कवर कर पाया। तो 20,000 जो शॉपकीपर है वो श्रुति को पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकता, लेकिन सिर्फ अमाउंट रिकवर कर सकता है, दैट इज रुपीज 20,000। ठीक है, माइनर के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो आप तो आप माइनर को पर्सनल लायबल नहीं ठहरा सकते। हाँ जी बच्चा, पूरा ही याद करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं छोड़ सकते आप। मैं क्यों फोकस कर रही हूँ कि तुम लोग अभी याद करो, क्योंकि बाद में जब हम क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस करेंगे तब हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, याद करने पे फोकस नहीं करेंगे। आर्यन अपनी स्क्रीन ऑन करो बेटा आप, सृष्टि आप भी, सैम आप भी, तीनों बच्चे ऑन करो। अब है कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, हाउ फार एनफोर्सेबल। महक ने पूछा था कि अगर गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मैम क्या वो एनफोर्सेबल होगा। अब ये महक वाला क्वेश्चन आ गया जिसका हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। माइनर खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो उसके जो उसके गार्जियन है वो माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। गार्जियन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्यों? क्योंकि गार्जियन मेजर होते हैं। माइनर का एग्रीमेंट, दो माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड, माइनर का एग्रीमेंट जो वॉइड होता है, उसके गार्जियन कुछ केसेस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर माइनर जो है, आपको ये पता है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपने ये पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय द माइनर इज वॉइड, ठीक है। लेकिन गार्जियन जो है माइनर के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एक्ट्रेस है अवनीत कौर, यहाँ पर आप दरशील, आपको पता है ताज़े ज़मीं पर देखिए आपने, उसमें अगर वो एक्टिंग करने के लिए आ रहा था तो उसके कॉन्ट्रैक्ट दरशील नहीं किया, उसके फादर पेरेंट्स ने, मम्मी पापा ने कॉन्ट्रैक्ट करा। अच्छा, अब कुछ मूवीज में आपने देखा एक बेबी मूवी अक्षय कुमार की जिसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, इनफैंट्स, इवन एक्टिंग के लिए सिर्फ चाइल्ड एक्टर्स को नहीं, इनफैंट्स को भी लिया जाता है। तो अब इनफैंट्स से कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, ये तो ऑब्वियस है थोड़ा, ठीक है। अब मान लो कि चाइल्ड एक्टर है कोई, जैसे दर्शी है, वो बहुत ही स्मार्ट है, डन, तो उसके पापा ने एग्रीमेंट किया उसके बिहाफ पे कि दैट ही विल कम आफ्टर हिज बोर्ड्स, कि वो बोर्ड के बाद आएगा 20 दिन के लिए, 10 AM से कब तक, 7-8 PM तक। और ये कोई कंपल्शन नहीं है, एक सेकंड रुको,
और ये कोई कंपल्शन नहीं है कि हाँ उनको पेमेंट करनी ही है। किसको? और ये कोई कंपल्शन नहीं है कि ऋतु एंड रितिका आप लोग मैम कल ओके एक सेकंड रुको मुझे। और कोई कंपल्शन नहीं है कि माइनर को ये कॉन्ट्रैक्ट करनी ही पड़ेगी। माइनर जो कर रहा है अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पेरेंट्स से परमिशन ले ली है, फादर बिहेव कर रहे हैं गार्जियन के लिए एज ए गार्जियन ऑफ कोर्स फादर गार्जियन ही है, पर पूरे परफॉर्मेंस दे रहे हैं गार्जियन की तरफ। वॉट एवर मनी ही जो भी मनी अर्न करेंगे कौन? बच्चे। वो फादर अपने पास नहीं रख सकते, माइनर अपने पास ही रखेगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो उन पैसों को यूज कर सकता है। एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुको, लेट मी चेक वन थिंग। मैम एक दिन छोड़ के एक दिन क्लासेस होंगी अब? हम आफ्टर क्लास डिस्कस करेंगे मैम, ठीक है बच्चे? अभी ये कर लेते हैं, मैं बताऊंगी आपको कि अब से देखो। अब मैं एक बता रही हूँ कि कोई चाइल्ड लेक्चर है, फॉर एग्जाम्पल कोई इन्फेंट है, या दर्शील का एग्जाम्पल ले लो। दर्शील के लिए कहा कि दर्शील या फिर कोई बड़ा एक्टर ले लो कि 10th के बाद बोर्ड के एग्जाम्स के बाद 20 दिन के लिए वो आएगा एक्टिंग के लिए बच्चा, और 10 बजे से सुबह 8 बजे तक वो शूटिंग पर जाएगा। अब कोई कंपल्शन नहीं है कि माइनर को जबरदस्ती काम करना ही है, माइनर ये कर रहा है खुद। माइनर हिमसेल्फ वांट्स टू डू, वो खुद करना चाहता है। पेरेंट्स हैव टेकन परमिशन, पेरेंट्स ने परमिशन ले ली है। फादर बिहेव कर रहे हैं एज ए गार्जियन, ऑफकोर्स गार्जियन ही होते हैं, और वो गार्जियन की तरह ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे हैं। वॉट एवर मनी माइनर, जो भी मनी माइनर अर्न करेगा, फादर उनको नहीं रख सकते। मानी मनी जो है चाइल्ड के अकाउंट में डाल देगा, चाइल्ड को दे जाएगा, और चाइल्ड जब माइनर जब मेजर हो जाएगा तो वो उस मनी को यूज कर सकता है। वेयर गार्जियन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर माइनर which is within the scope of his competence, then which is for benefit of the minor, then there will be a valid contract which minor can enforce. अब इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे माइनर एक बहुत ही अच्छा पेंटर है, या फिर मान लो वो इंडियन आइडल में कोई शो जीता था। अब एग्जांपल ले लो कि माइनर जो है क्या है, बहुत अच्छा सिंगर है, पेंटर है। अब आप आए माइनर की उसमें जो एग्जीबिशन लगी थी, आपने एक पेंटिंग बहुत अच्छी लगी, आप उसको सेल करना चाहते हो। अगर आप उसको सेल करना चाहते हो तो यू कैन नॉट, माइनर उसको बेच नहीं सकता क्योंकि वो कंप्लेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन जो उसके गार्जियन है वो बेच सकते हैं उसके बिहाफ पे। ठीक है, गार्जियन कैन डू कॉन्ट्रैक्ट टिल माइनर इज एट, अच्छा माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, माइनर को कॉन्ट्रैक्ट में रखा जा सकता है अगर माइनर रिसीविंग एंड पे है, जहां उसे एक्सपेंस पे करने होंगे वहां वो हट जाएगा कॉन्ट्रैक्ट से, वहां कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। लेकिन जहां वो रिसीविंग एंड पे वहां पे वो वाइड हो जाएगा। बट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर आर नॉट वैलिड। सारे कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के बिहाफ में वैलिड नहीं हो सकते, नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, गार्जियन ऑफ माइनर हैज नो पावर टू बाइंड माइनर, जो गार्जियन है माइनर का वो बांध नहीं सकते, बाइंड नहीं कर सकते माइनर को कॉन्ट्रैक्ट के लिए फॉर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, गार्जियन कैन नॉट हेल्ड लायबल माइनर फॉर सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करनी है तो माइनर को वो लायबल नहीं कर सकते, लेकिन अगर जहाँ पे माइनर रिसीविंग एंड पे वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, जहाँ पे माइनर को पेमेंट करने की बात होगी वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। ओके, बट द कॉन्ट्रैक्ट entered into by a certified guardian, लेकिन यहाँ पे एक सर्टिफाइड गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है जो कि अपॉइंटेड बाय लॉ है, गार्जियन अपॉइंटेड बाय लॉ।
a minor will, okay, the sanction of the court, with the sanction of the court for the sale of minor's property may be enforced by the other party. वैसे तो गार्जियन बेच नहीं सकता प्रॉपर्टी या फिर खरीद नहीं सकता, माइनर को लायबल नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोर्ट ने कहा है कि माइनर जो है कर सकता है, कोर्ट का इंटरवेंशन हो गया, तो इस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। पहले केस में कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं था, गार्जियन खुद से नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे केस में कोर्ट अगर इंटरवेन करे, कुछ कहे, इंस्ट्रक्शन दे, तो हो सकता है। दो अ माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड। अब इसको एक लाइन सुनो जो आपको एक्चुअली में याद करनी है। दो अ माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड, बेशक मानने का एग्रीमेंट वॉइड होता है। His guardian can, under certain circumstances, can enter into a valid contract. जो उनकी गार्जियन है, his guardian can, under certain circumstances, enter into a valid contract on minor's behalf. अगर गार्जियन पॉसिबल है तो कुछ केसेस में, कुछ सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस में एंटर कर सकते हैं माइनर के बिहाफ पे, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। वेयर द गार्जियन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द माइनर, जहाँ पे गार्जियन ने कॉन्ट्रैक्ट किया माइनर के लिए, विच इज विद इन हिज कॉम्पिटेंस एंड विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, जो कि उसकी विद इन कॉम्पिटेंस, यानी कि फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग वाला एग्जाम्पल है, वो पेंटर था, ठीक है, और उसको सेल करने के बाद जो पैसे आते हैं उसका बेनिफिट होता है किसको, माइनर को बेनिफिट होता है उससे। देयर विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हिच द माइनर कैन एनफोर्स, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया और माइनर्स को एनफोर्स कर सकता है। बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय द गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर आर नॉट वैलिड। लेकिन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो गार्जियन कर रहा है माइनर के बिहाफ पे वैलिड नहीं होते। कौन से वैलिड होते हैं? जो माइनर के बिहाफ पे कर रहे होते हैं, जो कि सिर्फ विद इन कॉम्पिटेंस होता है, प्लस उसका बेनिफिट हो रहा होता है, लेकिन सारे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, द गार्जियन of a minor has no power to bind the minor by a contract for the purchase of immovable property, यानी कि गार्जियन जो है एक माइनर को बाइंड नहीं कर सकते फॉर द सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय सर्टिफाइड गार्जियन। अगर माइनर के बिहाफ पर सर्टिफाइड गार्जियन, वो गार्जियन जो कि अपॉइंट किया कोर्ट ने, ठीक है, but a contract entered into by a certified guardian of a minor within the sanction of the court for the sale of minor's property may be enforced either party to the contract। मतलब in case of immovable property भी गार्जियन जो है सर्टिफाइड गार्जियन, अब वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं या फिर कोई भी हो सकता है, अगर कोर्ट ने अलाउ कर दिया, कोर्ट ने जिसको अपॉइंट किया है, ठीक है, अगर कोर्ट ने अपना इंटरवेन कर दिया, ठीक है, सैंक्शन बाय द कोर्ट ने सैंक्शन कर दिया, तो सेल ऑफ इमूवेबल, सेल ऑफ प्रॉपर्टी भी एनफोर्स करी जा सकती है। क्लियर हो ये चीज? बताओ, कुछ नहीं आया तो पूछो बच्चों। आर्यन स्क्रीन ऑन करो, सृष्टि आप भी, और मुझे फटाफट बताओ आगे आगे चलूं कि नहीं, आगे चलूं आर्यन, कि रीड करना एक बार, या रीड कराऊं एक बार? एक बार पढ़ रहा हूँ। एक बार और पढ़ देती हूँ। दो माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड, ये पता है माइनर का एग्रीमेंट वॉइड होता है, सही बात है आर्यन? हाँ हाँ फटाफट बोलते जाओ मुझे। यस मैम। हिज गार्जियन कैन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, उनके गार्जियन जो हैं कुछ सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस मींस कुछ सिचुएशन में, एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन माइनर्स बिहाफ, जो उनके गार्जियन है कुछ सिचुएशन में एंटर कर सकते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में माइनर के बिहाफ पर। यहाँ तक आ गया? यस मैम। ओके। फिर द गार्जियन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द माइनर, जहाँ पे गार्जियन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है माइनर के लिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट है विच इज विद इन हिज कॉम्पिटेंस, यानी कि जो उसकी काबिलियत है उसके अंदर आता है, ये नहीं कि कुछ ऐसा काम करने के लिए दिया जो उसको मजबूरी में करना पड़ रहा है फॉर अर्निंग सम मनी और समथिंग।
ठीक है, अगर गार्जियन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि विद इन हिज कॉम्पिटेंस आ रहा है, विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, और वो बेनिफिट अगर पेंटिंग उसने बनाई है और गार्जियन उसको सेल कर रहा है, तो सेल करके जो पैसा आएगा वो माइनर का होगा, तो बेनिफिट हो रहा है माइनर का, देयर विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच द माइनर कैन एनफोर्स। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि इन केस सामने वाला इंसान पेंटिंग लेके पैसे नहीं देता तो माइनर इस पे केस कर सकता है, माइनर कैन एनफोर्स। यहाँ तक आया, यस और नो? Yes, ma'am. ओके, चलो। बट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय द गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर आर नॉट वैलिड। वो कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड हैं लेकिन सारे के सारे वैलिड नहीं है। ये लाइन आ गई समझ? Yes, ma'am. कौन सी वैलिड नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, गार्जियन ऑफ अ माइनर हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माइनर ने बहुत सारे पैसे अर्न कर लिए अपनी कंप्लेंट्स की वजह से, कुछ भी हो उसके पास पैसे हैं, उसके गार्जियन ने कहा कि तू ये प्रॉपर्टी परचेज कर ले, तेरे पास तो पैसे हैं, तो गार्जियन ऐसा नहीं कर सकता कि उसको लायबल नहीं कर सकता, उसको बाइंड नहीं कर सकता कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करे, अपना पैसा लगाए। क्लियर है? द गार्जियन ऑफ अ माइनर हैज नो पावर, उसके पास कोई पावर नहीं कि वो बाइंड करे माइनर को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कि परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। ये लाइन कंफ्यूजिंग है कि नहीं? आ गया? मैं आ गया समझ। देखो, बट अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय सर्टिफाइड गार्जियन। लेकिन अब देखो, अगर कोई सर्टिफाइड गार्जियन है, यानी कि वो गार्जियन जो कि कोर्ट ने अपॉइंट किया कि हाँ इस माइनर का गार्जियन ये है, कोर्ट को लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, माइनर का भला ही करेगा, ठीक है, और ये विद इन द कोर्ट निगरानी रख रहा है इस पे। कुछ होते हैं ऐसे केसेस जिसमें माइनर जो है, माइनर की प्रॉपर्टी जो है उससे बहुत सारे लोगों की नजर होती है, कोई ना कोई प्रॉपर माइनर को मारना चाहता है, कुछ करना चाहता है, लेकिन एक सर्टिफाइड गार्जियन है जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया, बट अ कॉन्ट्रैक्ट entered into by a certified guardian appointed by a court of minor। कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफाइड गार्जियन के बीच में हुआ है और किसी और के बीच में हुआ है, ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ है विद इन द सैंक्शन ऑफ कोर्ट फॉर द सेल ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी, की माइनर की प्रॉपर्टी बेचनी है। तो दोनों पार्टी इस केस में मे बी एनफोर्स बाय ईदर पार्टी। इस केस में दोनों, जो कि सर्टिफाइड गार्जियन है और जिसको प्रॉपर्टी सेल हो रही है, अगर कोई भी अपना प्रॉमिस नहीं निभाता तो कोई भी एक दूसरे पे केस कर सकता है, क्योंकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ बताओ, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ये दूसरा वाला समझ आ गया ना, कि अगर सर्टिफाइड गार्जियन है और कोई थर्ड पार्टी है, मानने को तो छोड़ दो, मानने का बिहाफ है, सर्टिफाइड गार्जियन है, अब सर्टिफाइड गार्जियन है और कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर एक भी पार्टी अपना प्रॉमिस नहीं परफॉर्म करती, ठीक है, तो कोई भी पार्टी जो परफॉर्म नहीं कर रही उस पर केस हो सकता है। डन, आगे बढ़े। ओके, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एक बार रीड करते हैं। माइनर्स एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली वॉइड, हमें पता है कि वॉइड है। देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच एक्ट, कि कोई क्वेश्चन जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अराइज ही नहीं होता। माइनर ने कहा कि आप मुझे 1 लाख रुपीज दे दो, मैं आपको कल तक एक पेंटिंग बना के दूंगा, और उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपने माइनर ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अगर नेक्स्ट डे उसने पेंटिंग नहीं बनाई तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि आप किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए माइनर को लायबल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप उसे 1 लाख रुपए रिकवर कर सकते हो। यू कैन नॉट फोर्स अ माइनर टू डू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। a minor को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं कर सकते। a minor's agreement is absolutely void, तो कोई क्वेश्चन नहीं अराइज नहीं होता, so there can be no question of specific performance by of such an agreement। अच्छा, इसका एग्जांपल लिख लो। You contracted with minor to pay rupees
1 lakh. In return, he will make pending for you. You contracted with the minor for rupees 1 lakh. In return, he will make pending for you. In case, Aaron लिख रहे हो बच्चे? In case minor does not perform his promise, you cannot force him to do so. In case minor Does not perform his promise, doesn't perform his promise, you cannot force him to do so. But yes, you can get your rupees 1 lakh. You can मतलब आप उससे 1 लाख रुपए उससे मांग सकते हो अपने वापस. You can ask for rupees 1 lakh from him. But you cannot force a minor to do a specific performance of obligation. But you cannot force a minor to do specific performance of obligation. आगे बढ़े. देखो नो इंसॉल्वेंसी कराऊं आर्यन सृष्टि अपने कैमरा ऑन करो बच्चे. Yes, ma'am. No insolvency. A minor cannot declare insolvent as he is incapable of contracting debts and dues are payable from the minor. Okay. हम कभी की इंसॉल्वेंट को जो कि कुछ अर्न नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इंसॉल्वेंट कैसे बना सकते हैं हम उसको? ये पॉसिबल नहीं है. A minor cannot be declared insolvent as he is incapable of contracting debts and dues. Contracting जो debts और dues हैं, debts and dues are payable from the personal property of the minor. अगर कोई debt या dues हैं तो वो भी उसकी personal property से recover किए जाएंगे. He shall never be held personally liable. उसको personal liable नहीं किया जाएगा. मैम मतलब उसे बिना बता के तो करेंगे. नहीं बता के क्या करना है. अब अगर मैं कह रही हूँ कि कोई इंसॉल्वेंट कब हो जाता है, जब उसका एक्चुअली में हम उसको हिंदी में कहते हैं दिवाला निकलना, जब उसके डेट जो है मोर देन हिज अर्निंग हो जाती है, मतलब उसने उधार ज्यादा लिया होता है अर्निंग से, तभी तो हम कहते हैं इंसॉल्वेंट हो गया कोई इंसान, है ना. तो अब क्या हो गया कि हम ऐसे इंसान को जो कि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, उसे हम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर ही नहीं सकते. इन केस कोई ऐसी चीज है कि हाँ कोई डेट है या ड्यूज है, वो अलग बात हो गई. वैसे जो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सिर्फ बेनिफिट से ले सकता है. अब जो जैसे से बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या उसके ऊपर कोई ऐसा केस होगा कि भाई वो इंसॉल्वेंट हो गया? अब मुझे पता है कि मेरे को उससे पैसे मिल सकते हैं, मैं किसी को देने के लायबल नहीं हूँ. जहां मुझे देने की बात आती है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाता है. वहां पे कोर्ट कह देता है कि भाई माइनर के साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो वॉइड हो गया, तो मैं इंसॉल्वेंट हो ही नहीं सकता. और जहां तक की बात है, अगर मेरे कोई डेट या ड्यूज पेबल है तो उसके लिए मैं पर्सनली लायबल नहीं होगा. मेरी प्रॉपर्टी बेचकर तुम वो पैसे ले सकते हो. वो प्रॉपर्टी जो उसके पास कहाँ से आई है, जो उसके फादर ने या उसके गार्जियन ने किसी ने उसके नाम पर कर दी. मतलब वो सिर्फ रिसीविंग एंड पे जो सिर्फ मिल रहा है, वो इंसॉल्वेंट कैसे हो सकता है? इंसॉल्वेंट वो होता है ना जिसने उधार ज्यादा ले लिया या फिर जिसने पेमेंट ज्यादा करनी है, देन उसके पास जो एसेट्स हैं,
हम किस इंसान को कहेंगे वो इंसॉल्वेंट है? कि जिसके पास एसेट्स हैं 10,000, लेकिन उसके पास जो उसको पेमेंट करनी है, खर्चे करने हैं, वो करने हैं 15,000, यानी कि उसको 5,000 के ऐसे उधार हैं जो वो पे कर ही नहीं सकता, ना अपने एसेट बेच के ना कुछ करके, तो वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। और माइनर कभी इंसॉल्वेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो रिसीविंग एंड पर है। ठीक है, पूछो, बोलो आर्यन। मैम कुछ सोच रहा। चलो सोचो, नहीं थोड़ी देर बाद पूछ ली, हम थोड़ा पढ़ लेते हैं तक। Minor can only be party for benefit who get insolvent when you are party for benefit। आप बेनिफिट होते वक्त कौन इंस्टॉलमेंट, जब मेरा बेनिफिट होता है तो मैं इंस्टॉलमेंट कैसे हो सकती हूँ? माइनर सिर्फ रिसीविंग एंड पे है। माइनर इज नॉट एबल टू गिव एनीथिंग टू एनीवन। माइनर कभी भी किसी को कोई भी चीज देने के लिए लायबल नहीं है, तो वो कभी इंस्टॉलमेंट हो ही नहीं सकता। एक बाई चांस अगर कोई ड्यूज है या डेट्स हैं, तो उसके लिए भी वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। उसकी प्रॉपर्टी बेचो और ड्यूज पे कर दो, ही इज नॉट पर्सनली लायबल। फिनिश। आर्यन कोई क्वेश्चन है तो बच्चे हाँ पूछो। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि उसके जब हमें इंसॉल्वेंसी जब उसके हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी से कवर करते हैं, पर मैम अगर उसने उस टाइम इंसॉल्वेंसी नहीं, वो इंसॉल्वेंट हो ही नहीं सकता। पहली बात ये है कि इंसॉल्वेंट कौन इंसान होता है? जिसके जो ड्यूज है, डेट है, वो ज्यादा होते हैं देन उसकी एसेट्स से। उसकी लायबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एसेट से। अब माइनर जो है, मैं बता रही हूँ, कंफ्यूज होते हो, ये ड्यूज और डेट इंसॉल्वेंसी की वजह से नहीं कह रहे, वो कह रहे बाई चांस कोई ड्यूज एंड डेट है। अब माइनर जो है रिसीविंग एंड पे उसे सिर्फ मिल सकता है। जहाँ देने की बात आएगी, कोर्ट कहेगा कि वॉइड एग्रीमेंट, वो देने के लायबल नहीं है। अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मेजर, ये दिखा के भाई मैं मेजर हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी से, 20,000 रुपए भी ले लिए, तो सामने वाला इंसान को कोर्ट कह देगा कि यही माइनर है, माइनर को पूरी छूट है, तुम्हारी गलती, तुमने चेक क्यों नहीं किया, माइनर की गलती नहीं है। ये मान जाता है माइनर इतना तेज नहीं है, सुदबुद नहीं है, इतना बड़ा नहीं हुआ है कि सही गलत में डिफरेंस जान पाए, उसने बस कर दिया गलती से, उसने 20,000 रुपए उधार ले लिए। अब आप उसको बाउंड नहीं कर सकते, आप उसको दगा नहीं सकते, या फिर वो 20,000 देने के लिए लायबल नहीं है। ठीक है, एक तो माइनर सिर्फ रिसीविंग एंड पे उसे सिर्फ मिल सकता है। जिसे सिर्फ मिल सकता है वो इंसॉल्वेंट कैसे हो सकता है? उसे कुछ देना ही नहीं। वो कहते हैं फिर भी बाई चांस कभी कोई एक्सेप्शन हुआ कि उसे ड्यूज या डेट देने, इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, वो इंसॉल्वेंट हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी बाई चांस कुछ ऐसा है कि ड्यूज और डेट देने हैं किसी रीजन से। अभी आगे एक केस आएगा जिसमें, ठीक है, माइनर का मान लो ड्यूज और डेट देने हैं, तो वो उसके लिए भी आप माइनर को पर्सनली लायबल नहीं कर सकते। आप माइनर को जाके कह नहीं सकते कि भाई तू पैसे दे, चाहे कमा के दे चाहे कैसे भी दे। ठीक है, अगर मान लो उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आप रिकवर कर नहीं सकते, लेकिन अगर आपको रिकवर करने है और उसके पास प्रॉपर्टी से, आप उसकी प्रॉपर्टी को बेच सकते हो और रिकवर कर सकते हो। अब पूछो और बच्चे। मैम मुझे यही पूछना था कि अगर उसका जब तो ये डाउट था कि अगर वो इंसॉल्वेंट हुआ और उसकी प्रॉपर्टी से उसके पेमेंट हमें अगर लेनी हो तो वो ये यूज कर सकता है ना, प्ले कर सकता है कि मैं माइनॉरिटी से, बस यही पूछना। अब क्लियर हो गया। नहीं, पहली बात तो वो इंस्टॉलमेंट हो ही नहीं सकता, और दूसरी बात में जो उसको प्रॉपर्टी मिली उसके फादर से, जहाँ जरूरत पड़ेगी उसकी वो प्रॉपर्टी उसको बेच सकते हैं। वो प्रॉपर्टी उसने खुद अर्न नहीं करी, ठीक है, या फिर जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसके नाम पर, वो उसको बेच सकता है। अब देखो पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप ये तो हमने पढ़ लिया, हमें बहुत क्लियर है कि माइनर कभी पार्टनर नहीं हो सकता पार्टनरशिप फॉर्म में, बट वो पार्टनरिंग बेनिफिट हो सकता है। A minor being incompetent to contract cannot be a partner in partnership firm। ये तो क्लियर है। सच्ची ऑन करो बेटा कैमरा। क्लियर है ये चीज? आप यस। पार्टनरशिप एक चैप्टर पढ़ोगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें बहुत डिटेल में यही चीज, बट अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट he can be admitted to the benefits of the partnership। क्लियर है ये चीज कि वो भाई पार्टनर नहीं बन सकता क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर पार्टनर बन भी रहा है तो बाकी सबकी सहमति से बनेगा, बाकी सब पार्टनर्स की वजह की सहमति से, कंसेंट से, और वो सिर्फ एडमिट होकर टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप।
अब माइनर कैन बी एजेंट, माइनर एजेंट हो सकता है। अब एजेंट का मतलब क्या हुआ कि आप एज ए एजेंट तो वर्क करते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका आपके पापा कहेंगे जा लाइन में खड़ा हो जा, जा बिजली का बिल पे करा, जा बैंक में पैसे डिपॉजिट करा, ये काम कर वो काम कर। अब आपके पेरेंट्स आपको 10 काम कहेंगे ऐसे, तो माइनर एज ए एजेंट वर्क कर सकता है। माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है। बट ही विल नॉट बी लायबल टू द प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट। He will not be liable to the principal for his acts. A minor can draw, deliver, endorse negotiable instrument without himself being liable. Example देखते हैं हम इसका। आपने देखा होगा पेरेंट्स कहते हैं लाइन में खड़ा हो, बिल पेमेंट कर, शॉप से सामान लेकर आ, ये कर वो कर। so many work को इतने सारे काम होते हैं। everywhere you presenting your what parents, means you are acting like an agent to your parents, not one but many times in your life। आपने ये सब देखा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल ए मेजर है जो कि फादर है, उन्होंने एजेंट बनाया अपने बेटे को जो कि माइनर था। उन्होंने अपने बेटे से कहा, क्या कहा उन्होंने अपने बेटे से कि मुझे अपनी एक कार बेचनी है और कम से कम 3,50,000 की बेच दियो, मतलब तू बेच सकते मेरे बिहाफ पे, ठीक, और 3,50,000 की मिनिमम। माना अपनी फ्रेंड की शॉप पर गया कॉफी पीने के लिए। जनरली उसने अपने फ्रेंड से कहा कि मेरे पापा ने कार बेचे हैं, क्या तू खरीदेगा? तो उसके फ्रेंड ने कहा हाँ मैं खरीद लूंगा। ओके, उसकी फ्रेंड ने कहा हाँ मैं खरीदूंगा। तो उसने कहा कितने की? तो फ्रेंड ने माइनर ने कहा कि 3,50,000 की। तो मेजर ने कहा कि हम साथ में खेला करते थे, हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम साथ में खाया करते थे, कितनी बार मैंने तुझे होमवर्क करने में हेल्प किया। उसने सारी चीजें बताई, याद है मैं तेरे साथ टॉयलेट भी जाता था, मैं ये भी करता था, मैं वो भी करता था, कहीं भी तुझे जाना मैं तुझे लेके जाता था। अब माइनर की आंखों में आंसू आ गए, वो इतना इमोशनल हो गया कि हाँ ये तो मेरा इतना अच्छा फ्रेंड है। तो मैंने ने कहा ठीक है तू भी याद रखिएगा, तू मेरा जिगरी यार है, तू ये कार 2 लाख में ले ले। अब उसकी फ्रेंड ने कहा ठीक है मैं 2 लाख में लेता हूँ। ये मानो कि उसका जो फ्रेंड था वो मेजर था। अब 3,50,000 की कार जब महाजन ने कहा कि मिनिमम तुझे इतने की बेचनी है, तू 2 लाख का बेचा है, 1.5 लाख का तूने नुकसान कर दिया। अब फादर ने सिर पकड़ लिया। क्या फादर जो है माइनर को, जो कि उनका एजेंट बिहेव एज अ एजेंट एक्ट कर रहा था, उसको लायबल कर सकते हैं? कैन ही मेक हिम लायबल फॉर हिज एक्ट जो उसने किया? नो ही कैन नॉट, इवन इफ द माइनर प्रोमिसेस। अच्छा, वो माइनर को लायबल नहीं ठहरा सकते। ये लाइन हमने पढ़ी है। A minor can act as agent, माइनर ने as an agent एक्ट किया, but he will not be liable। जो माइनर है वो लायबल नहीं है टू द प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट, यानी कि फादर को वो लायबल नहीं है। बट सन इज नॉट विल नॉट बी लायबल टू हिज फादर फॉर हिज एक्ट, जो उसने काम किया वो उसके लायबल नहीं होगा। यानी कि अब वो 1.5 लाख का नुकसान तो हो गया इमोशंस में। ठीक है, इवन अगर मान लो वहां कॉफी शॉप में जाके माइनर प्रॉमिस भी कराता है कि मैं तुझे कितने दूंगा, 1 लाख रुपए, वो 2 लाख की कार सेल करूंगा, और बाद में फादर मना कर देते कि नहीं भाई मैं तो 3,50,000 की बेचूंगा, मैंने लॉस हो जाएगा। तो जो मेजर फ्रेंड है वो केस कर सकता है किस पे? फादर पर, कि प्रॉमिस किया था एजेंट ने। एजेंट और प्रिंसिपल जो है इक्वल पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, जब केस हो रहा होता है, या तो फिर उसे एजेंट बनाओ मत, अगर एजेंट बना रहे हो तो जो उसके वर्ड्स हैं ये मान जाता है कि प्रिंसिपल के भी वर्ड्स हैं। अब उसको अब फादर को सेल करनी ही पड़ेगी कार फॉर ₹2 लाख। आगे देखो, माइनर कैन नॉट बाइंड गार्जियन और पेरेंट। अच्छा, अब एक चीज है, इसके उस केस में तो भाई एजेंट बनाया था माइनर को, तो पेरेंट को और गार्जियन को, ठीक है,
वहां पे था कि माइनर को बाइंड नहीं कर सकते, लाइबल नहीं थे अवस्था अगर उसने कोई काम कर दिया। अब इसमें कह रहे माइनर बाइंड नहीं कर सकते पेरेंट को और गार्जियन को अपने एक्ट के लिए। वहां पे तो पेरेंट्स ने क्या कहते हैं माइनर को ही एक्ट कर दिया, कौन सा एक्ट की कार्ड बेच दी, तो पेरेंट को मानना ही पड़ा। यहाँ पे अगर माइनर कोई काम करता है इस पॉइंट में तो जरूरी नहीं है कि वो जो पेरेंट्स है वो बाइंड हो जाए। वहां पे एज एन एजेंट वर्क कर रहा था, पर यहाँ पे एज ए एजेंट वर्क नहीं करा। पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा माइनर को, माइनर ने खुद ही गया और कहा कि मैं तुझे कार बेचनी है, मैं तुझे इतने की बेचूंगा। तो उसने कहा नहीं नहीं तू 2 लाख की बेचे। उसने कहा ठीक है तू ले लियो। अब माइनर एज ए एजेंट नहीं गया पेरेंट के लिए, वो एक बच्चा है, वो तो कुछ भी कह सकता है। अगर पेरेंट्स ने कहा कि तू एज ए एजेंट वर्क करेगा, तू ये काम करेगा। अब माइनर को पता चला कि हाँ मम्मी पापा बात कर रहे हैं कार बेचनी है, इतने की बेचनी है। मैंने अपने दोस्त से जाके पूछा और उसने कह दिया इतने की। अब इस केस में जो मेजर फ्रेंड है वो माइनर के फादर पे केस नहीं कर सकता या उनको फोर्स नहीं कर सकता कि वो सेल करें कार फॉर ₹2 लाख। माइनर कैन बाइंड पेरेंट या गार्जियन ओनली व्हेन ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट, जब वो एज एन एजेंट काम कर रहे हैं। इन द लास्ट टॉपिक रिलेशन था प्रिंसिपल और एजेंट का, फादर और सन के बीच में कौन सा रिलेशन था, प्रिंसिपल एजेंट का। फिर द कॉन्ट्रैक्ट डन बाय द माइनर, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट माइनर ने किया था वो बाइंडिंग था, ठीक है। इन दिस पॉइंट नंबर 11 देयर इज नो रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो माइनर जो है अपने पेरेंट्स को बाइंड नहीं कर सकता। इक्वल लैंग्वेज पढ़ते हैं। In the absence of authority expressed or implied, an infant is not capable of binding his parents or guardian even for necessary. Okay, the parents will be held liable only when the child is acting as an parents liable होंगे सिर्फ तब जब when he is acting, when child is acting as an agent for parents। ठीक है, क्लियर हो ये चीज? आगे बढ़े। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट, ये तो बहुत अच्छा केस है। In such a case, the adult will be held liable on the contract and not the minor. What's the case है in सेनदास versus रामचंद? इस केस में क्या होता है? Where there was a joint purchase by 2 purchasers, one of them was minor, it was held that the binder could enforce the contract against the major purchaser and not the minor. इस एग्जाम्पल में एक माइनर होता है और एक मेजर होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तीसरी पार्टी के साथ फॉर द परचेज ऑफ लैंड फॉर ₹5 लाख। कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन अब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने और सृष्टि ने, हम दोनों, एक माइनर है एक मेजर है, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी मेजर के साथ, फॉर एग्जाम्पल अजय सर के साथ, ठीक है। हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और 5 लाख की हमने लैंड परचेज करनी है, ठीक है। अब जिस दिन लैंड परचेज करने की बारी आई उस दिन हम दोनों ने अजीत सर को कह दिया कि भाई हम लैंड परचेज नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। अब अजीत सर को बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा ऐसे कैसे, अब मुझे बेचनी थी, हमारे पास, मेरे पास और भी ग्राहक आए मेरे पास, मैंने उनको सेल नहीं करी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोर्ट में जाके केस कर दिया हम दोनों के ऊपर। अब कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ तो अलाउड नहीं है, यानी कि सृष्टि तो हर केस में बच गई। और अगर आप मिक्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे जैसे माइनर और मेजर दोनों है तो माइनर को तो बाहर रखो, माइनर विल बी केप्ट आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ लॉ, माइनर को तो बिल्कुल साइड कर दो। अगर जरूरत पड़ेगी इफ ओनली, अच्छा, और अगर आपको केस करना है या फिर आपको रिकवर करना है कुछ, या फिर कुछ भी बात है, तो आप सिर्फ मेजर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकते हो, केस कर सकते हो। अगर जरूरत पड़ी only third party can case, okay, can do case only on, अगर कभी जरूरत पड़ी तो सिर्फ मैं अजय सर पे कर सकती हूँ अगर उन्होंने प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया, और अजय सर मेरे ऊपर कर सकते हैं अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया। माइनर के ऊपर कभी भी केस नहीं होगा, माइनर कैन नेवर बी sued।
अब नेक्स्ट देखो श्योरिटी फॉर माइनर। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी व्हेन एन एडल्ट स्टैंड्स श्योरिटी फॉर माइनर, इन केस ऑफ गारंटी व्हेन एन एडल्ट स्टैंड्स श्योरिटी फॉर माइनर, समझ नहीं आएगा बताऊंगी, देन ही इज लायबल टू थर्ड पार्टी एज डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड थर्ड पार्टी। अब ये चीज देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए ने कहा बी से, जिसकी एज थी 25 ईयर्स, और बी भी जिसकी एज थी फॉर एग्जाम्पल 25 ईयर्स भी थी, कि आप प्लीज सी को गुड्स बेच दो जो जिनकी जिसकी जो कि माइनर है उधार पे। अगर अगर सी पे नहीं कर पाया तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है कि मतलब ए ने कहा बी से कि सी को पेमेंट कर दो, और अगर सी पे नहीं कर पाया तो मैं पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे है, जो ए का प्रॉमिस है वो बी के लिए कंसिडरेशन, और जो सी को मिल रहे हैं गुड्स वो कंसिडरेशन है ए के प्रॉमिस के बदले। कंसिडरेशन क्लियर है, यहाँ पे एक जना प्रॉमिस कर रहा है, एक जना कंसिडरेशन दे रहा है, गुड्स सप्लाई कर रहा है। जो गुड्स सप्लाई कर रहा है उसके लिए कंसिडरेशन क्या है, प्रॉमिस। इसमें ए जो है श्योरिटी है, बी क्रेडिटर है और सी प्रिंसिपल डेटर है। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप सिलेबस सुनिए, सी इंटर में आएगा ये आपका। अब बताओ मुझे ये चीज क्लियर हुई, यस और नो? एक बार हम रीडिंग कर लेते हैं इसकी। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है, व्हेन एन एडल्ट स्टैंड्स श्योरिटी फॉर माइनर, यहाँ पे ए जो है वो श्योरिटी था किसका, सी का, देन he is liable to the third party as direct contract between surety and third party। अब इस केस में क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसके बीच में, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था माइनर को प्रोवाइड करने के लिए। अगर माइनर जो है इन केस पेमेंट नहीं कर पाता तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन ए एंड बी, ए को सप्लाई करना ही पड़ेगा कि क्या चीज, ए को सप्लाई करनी ही पड़ेगा गुड्स टू, वो पेमेंट टू बी करनी ही पड़ेगी। अब है माइनर एज अ शेयर होल्डर, शायद हम ये पढ़ चुके हैं कि माइनर एज अ शेयर होल्डर, माइनर हो गया। बी इनकम्पिटेंट, ये हो गया, ओके ओके। तो ये वाले पॉइंट्स आते हैं ना, और टॉट और लायबिलिटी फॉर टॉट्स ये पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा। ये नहीं पढ़ा है, ओके, समथिंग इज रॉन्ग। ओके, सबसे पहले तुम लिखो, ये पॉइंट खोलो लायबिलिटी फॉर टॉट्स, और यहाँ पर ही तुम लिखो कि टॉट्स का मीनिंग क्या होता है। सिविल रॉन्ग या फिर इनजस्टिस को होगे तुम टॉट्स, ओके। ओहो अच्छा, ये मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी कि शायद इसमें आएंगी। टॉट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग, ये इवन तुम ये चीज लिख सकते हो,
ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, लिख लो इसको। टॉट मीन्स सिविल रॉन्ग और इनजस्टिस। A minor is liable for tort. लिख लो इसको। A minor is liable for tort मैंने तो लिखा हुआ। unless, एक सेकंड, मैं शायद बुक पे रीड कर रही हूँ। ठीक है, tort is civil wrong. A minor is liable for tort unless the tort is in reality is breach of contract. Thus, where a minor borrowed a horse, अच्छा ये क्या हुआ? If civil wrong comes under the contract, you cannot held minor wrong. अगर civil wrong आता है, ये लाइन लिखो, इस लाइन को लिखो। If civil wrong, ब्रैकेट में लिखो injustice comes under contract. हम फिर से बताना कहाँ से लिखा। If civil wrong, बुक में सबसे ऊपर लिख लो, बिकॉज ये काफी थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा। If civil wrong comes under contract, you cannot held minor wrong, minor liable. If civil wrong comes under contract, you cannot held minor liable because a minor is incompetent to contract. Because A minor is incompetent to contract. ये एक्स्ट्रा लाइन है मैम इस पॉइंट के लिए। नहीं, जो मैं बता रही हूँ एक्सप्लेनेशन है, तो मैं एग्जांपल कहती हूँ ना, इसलिए पूरा समझा रही हूँ इसको, बिकॉज थोड़ी सी ऐसी चीज है, ये आउट ऑफ द तुम्हारे, तुमने कभी नहीं सुनी, तो इसलिए अगर तुम्हें इन फ्यूचर भी इसकी राइटिंग की जरूरत पड़ेगी जब आप रिवाइज करोगे तो। नेक्स्ट लिखो, अ माइनर इज लायबल फॉर सिविल रॉन्ग। थोड़ा लंबा है ये, स्पेस देख के लिखना, ठीक है? मैं तो देख लेना स्पेस हो। बुक के सबसे ऊपर या बुक के सबसे नीचे? कंटिन्यू में लिखना। क्या? ये नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू नहीं, एक लाइन छोड़कर। अब नेक्स्ट पैरा स्टार्ट हो गया। A minor is liable for civil wrong but if that civil wrong comes under the contract, a minor is liable for civil wrong, but if that civil wrong comes under a contract, then you cannot held a minor liable for the contract. A minor is liable for civil wrong, but if that civil wrong comes under contract, then you cannot held a minor liable for that contract because a minor is incompetent to contract. Because a minor is incompetent to contract. फिर एक लाइन छोड़ के लिखो, other than contract, if minor does any civil wrong, other than contract, if minor does any civil wrong, then he can be punished. Then he can be punished. मैम लास्ट पॉइंट रिपीट करना। Other than contract, if minor do any civil wrong, then he can be punished. ये पहला केस होगा जिसमें माइनर को पनिशमेंट मिलती है। सोचो माइनर ने ऐसे क्या कर दिया
कि इतना ज्यादा उसके पास वो है, इतनी फैसिलिटीज मिली है उसको कि बस ये कहना जाके कि माइनर प्ली करना है कि मैं माइनर हूँ, बच जाएगा। फिर भी एक बात ऐसी आ गई जिसमें माइनर को भी पनिशमेंट मिल जाएगी। वो लायबल होगा, लेकिन अगर उसने कोई सिविल रॉन्ग किया है और जिससे कि वो, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए, अगर उसने कोई सिविल रॉन्ग किया है he will be punished, लेकिन उसने कोई सिविल रॉन्ग किया है अंडर कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया, विल नॉट बी पनिश्ड, वो लायबल भी नहीं होगा। अदर देन कॉन्ट्रैक्ट से हट के अगर उसने कोई सिविल रॉन्ग किया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सा एग्जाम्पल है इसका, आप भी कहोगे मैम ये क्या हो गया। अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, अब पता चलेगा सिविल रॉन्ग का मतलब क्या है। अ माइनर इज लायबल इन टॉर्ट, माइनर लायबल होगा टॉर्ट के केस में, सिविल रॉन्ग के केस में, अनलेस द टॉर्ट इन रियलिटी इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट से हटके होगी तो। एग्जाम्पल देखो, वेयर अ माइनर बोर्ड द हॉर्स फॉर राइडिंग only he was held liable। ओके, इस केस में हुआ क्या कि मान लो ए एक माइनर है, उसने उधार पे लिया अंकल से कि भाई अंकल मुझे अपना घोड़ा दे दो, मुझे ना उससे बैठना है और झूलना है, इंजॉय करनी है उसकी राइड। तो अंकल ने कहा ठीक है आप ले लो, कोई इशू नहीं है। रेंट पे उन्होंने जो भी है घोड़ा ले लिया उस बच्चे ने और अपनी राइड इंजॉय करने लगे। अब बच्चा जो है घोड़े को ले गया, चला रहा था, उसका फ्रेंड आ गया जिसका वेट था 110 किलो। अब उसका फ्रेंड आया, वो एकदम से ऐसे जंप करके एकदम से बैठा उसके ऊपर, ऐसे बैठा कि उसकी पीठ की हड्डी टूट गई घोड़े की और घोड़ा मर गया। अब घोड़ा मर ही गया तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि हॉर्स उसका वेट बियर नहीं कर पाया। इस केस में माइनर ने टॉर्ट किया है, उसने सिविल रॉन्ग किया है, माइनर को पनिशमेंट मिलेगी। भाई एक बात तो है कि ए ने जो है माइनर को घोड़ा दिया, माइनर को खुद ही बैठना चाहिए था, अपने दोस्त को देना नहीं चाहिए था, फिर भी उसने अपने दोस्त को दिया और घोड़ा मर ही गया, तो ए का तो नुकसान ही हो गया। तो यहाँ पे ये मान जाएगा कि ए ने क्या किया, सिविल रॉन्ग किया, उसने टॉर्ट किया। माइनर ने टॉर्ट किया, सिविल रॉन्ग किया, इस केस में माइनर लायबल होगा। माइनर कभी लायबल नहीं होता, ये पहला केस है जिसमें माइनर लायबल होगा। ये एग्जांपल में लिखाऊंगी अभी हॉर्स वाला आपको, या फिर इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लो एक बार। Thus where a minor borrowed a horse for riding, only he was held liable when he lent the horse to one of his friends who jumped and killed the horse। इतनी बेचारा हॉर्स की क्या हालत हुई जब 110 किलो का बच्चा उससे बैठ गया और वो घोड़ा मर गया। सिमिलरली एक एग्जांपल और है जहां पर एक बच्चे ने फॉर एग्जांपल आपसे आर्यन, आपके फ्रेंड ने आपसे एक इंस्ट्रूमेंट लिया, फॉर एग्जांपल आपसे वो लिया गिटार लिया, आपके पास गिटार था, गिटार उधार पे लिया, तो और आपके फ्रेंड ने लिया, ठीक है। उसके फ्रेंड ने क्या किया, आपके फ्रेंड ने लिया, ओके। उसके बाद वो लेके उसने आपके दोस्त ने क्या किया, वो लेके भाग गया। आपके दोस्त का, अच्छा नहीं मैं एग्जांपल ठीक बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास गिटार था, आर्यन ने मुझसे गिटार लिया, नहीं सृष्टि ने लिया, सृष्टि माइनर है। अब सृष्टि ने मुझसे गिटार लिया, हुआ क्या कि सृष्टि ने गिटार बजा रही थी, वो बहुत खुश हो, ये वो एंजॉय कर रही थी, उसकी एक फ्रेंड आई ठीक है, और फ्रेंड जो है गिटार लेके भाग गई। कैसी दोस्त है सृष्टि की, वो गिटार लेके ही भाग गई, ठीक है। अब मैंने सृष्टि जी कहा कि मुझे गिटार दो, तो मुझे रिटर्न नहीं कर रही, मैंने दूसरी बार, अब वो रिटर्न नहीं कर रही और सृष्टि ने बताया कि मेरी दोस्त सक्सेस लेके भाग गई।
इस केस में सृष्टि लायबल हो गई, उसने टॉट किया, उसने सिविल रॉन्ग किया, अगर मैंने उसे दिया तो उसे ही यूज करना चाहिए था, किसी और को देना नहीं चाहिए था, ठीक है। सिमिलरली a minor was held liable for failure to return certain instrument, मैंने यहाँ पर गिटार कह दिया, which he or she had hired and then passed on to a friend. क्लियर है यहाँ तक? yes or no? अच्छा, अब आपके 15 पॉइंट हो गए। अब आपका होमवर्क है ये 15 पॉइंट, आपको जिसने नए लिखे हैं उसको 15 लिखने हैं, और सुनाने का काम मुझे बताओ अभी करोगे या कल करोगे? कल। आर्यन मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगे सुन की कल, तो मैं कहना चाहिए मैम मैम अभी ऐसा याद है हमें। ना ना मैम याद मतलब तो है मैम, फिर अगली क्लास के लिए ब्रेक नहीं मिलेगा। फिर मैम आज चलो उसके बाद एक और क्लास है 7 चलो बजे। ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। चलो फिर क्लास ओवर करते हैं, और 15 पॉइंट जो भी पॉइंट नहीं समझ आए जस्ट टेल मी कि मैम ये समझ नहीं आया और याद नहीं हो रहा, तो भी मुझे बताओ, मैं जैसे वीडियो बना के भेजती हूँ आपको, लर्न करने में भी हेल्प करूंगी, ठीक है बच्चे। और मैम अच्छा, मुझे सृष्टि चाहिए कि आपने कोई पॉइंट था जो मैंने आपसे पूछा, आपने कहा मुझे बिल्कुल याद नहीं है, आई वांट कि वो पॉइंट मैं याद करूंगी कौन सा है, और आपसे सुनूंगी वो पॉइंट यूनिट 2 में, ठीक है। Okay, ma'am. उसको याद करो, और मुझे याद है मैंने उसकी वीडियो भेजी हुई है, फिर भी नहीं समझ तो मुझे बताओ, मैं दोबारा भेजूंगी वीडियो, लेकिन याद करो उसको। चलो नाउ यू ऑल कैन लीव क्लास, ठीक है बच्चे।